इसी बात पे आप अगली हेडिंग लिखिए, हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स, कि ब्रिक के अंदर खतरनाक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए। और यहां से बस एक या दो क्वेश्चन ही आए हुए हैं इतिहास में, अभी तक क्वेश्चन ज्यादा भयंकर इस टॉपिक से आए नहीं है। तो देखते हैं भैया कौन कौन से हमारे पास हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। कौन कौन से हैं? 5। देखो, 2 तो खुद ही देख लो तुम। एक तो है लाइम, दूसरा है आयरन पायरेटीज, तीसरा होता है पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ और पत्थर। उसके बाद होते हैं एल्कलीज। तो एल्कलीज, लाइम, आयरन पायरेटीज, इनको तो पढ़कर आ रहे हैं। और वेजिटेशन या फिर ऑर्गेनिक मैटर, इनको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं यहीं से ही। अगर ऑर्गेनिक मैटर आपके ब्रिक अर्थ के अंदर हुआ, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सनलाइट, ये क्या करता है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन कैसा प्रोसेस है? जिसके अंदर से गैस बाहर निकलती है। अगर ये गैसें बाहर निकलेंगी तो ब्रिक की सरफेस के ऊपर क्या क्रिएट कर देंगी? क्रैक्स। और ये क्रैक्स आते के साथ ही आप जाओगे नेट एरिया में, और ब्रिक की लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमारे लिए बन चुका है। इसके बाद अगर बात करते हैं एल्कलीज की, तो एल्कलीज के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये क्रिएट करती हैं एफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम। ये क्या क्रिएट करती हैं? एफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम। जरा खुद सोच के बताओ, ये जो एफ्लोरोसेंस है, ये मेजर प्रॉब्लम है या माइनर? मेजर है कि माइनर? मतलब टेम्परेरी है या परमानेंट नेचर की है? टेम्परेरी है। कैसे टेम्परेरी है? ये हटता तो है नहीं, लेकिन इसको कवर किया जा सकता है। क्यों? आप सबको पता है कि जो ब्रिक की सरफेस होती है, इसके ऊपर किया जाता है प्लास्टर, लेकिन उस प्लास्टर सरफेस के अंदर भी एफ्लोरोसेंस निकल कर आता है। उसके ऊपर क्या किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग। देन उसके बाद पेंट अप्लाई होता है। तो पेंट इस डिफेक्ट को ढक देता है, इसलिए टेम्परेरी इन नेचर। तो इतना हार्मफुल नहीं होता एल्कलीज हम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पेबल्स की। अगर पेबल्स की बात करें तो पेबल्स का अपने आप में एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, पूरा मैकेनिज्म है, ये स्ट्रेंथ को कैसे खराब करते हैं। तो पेबल्स वाला केस समझाता हूं आपको। 2 टाइप की ब्रिक है मेरे पास। एक तो ये ब्रिक रही जिसके अंदर पेबल्स नहीं है, तो एक तो मेरे पास ये ब्रिक है जिसके अंदर पेबल्स नहीं है। एक वही मेरे पास दूसरी ब्रिक है जिसके अंदर क्या है? पेबल्स पाए जा रहे हैं। तो पेबल्स पाए जाने की वजह से आपकी ब्रिक के अंदर क्या क्रिएट हो जाती हैं? कैविटीज। ये लो, ये इसने क्या क्रिएट कर दी? यहां पर कैविटी क्रिएट कर दी। दोनों ब्रिक्स के ऊपर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, कितने अमाउंट का? सेम अमाउंट का, दैट इज पी। यहां पर भी पी और यहां पर भी पी। तो बताओ भाई ब्रिक कहां पर पहले फेल करेगी? किस केस में फेल करेगी? इसमें या इसमें? पेबल्स वाले में ब्रिक पहले फेल कर जाएगा। कारण क्या है? अगर हम इस ब्रिक को देखें तो यहां पर मेरे पास है एरिया ग्रॉस, अगर यहां पर देखें तो मेरे पास क्या है? एरिया नेट। तो नेट एरिया कैसे निकलता है? ग्रॉस में से एरिया ऑफ वॉइड को माइनस कर दो आप। सही बात है क्या? बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अगर स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दें तो लोड इज इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेस इनटू में एरिया। और चूंकि ये कांस्टेंट पैरामीटर है, ये कांस्टेंट पैरामीटर है, तो क्या मेरे लोड की डिपेंडेबिलिटी इस एरिया के ऊपर ही निकल कर आ गई है क्या? अरे हाँ है ना, क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट क्या निकल कर आएगी? स्ट्रेस निकल कर आएगी। कौन सा एरिया है ये? ग्रॉस एरिया है। अगर इसी कैलकुलेशन को मैं अपने सेकंड केस के लिए देखता हूं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया, देन लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू में व्हाट? नेट एरिया। सही है क्या? अगर इसको फर्दर दोबारा मैं कांस्टेंट कर दूं, इसको दोबारा से मैं कांस्टेंट कर दूं, तो लोड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेट एरिया। खुद सोच के बताओ भाई कहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी? पहले वाले केस में कि दूसरे वाले में? पहले वाले में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा और दूसरे वाले में। तो पेबल्स ने किस तरीके से आपकी ब्रिक की स्ट्रेंथ को घटा दिया वो हमने यहां पर किया है डिस्कस। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? कभी भूलोगे? बहुत अंदर की बात है, खैर अब तो रही नहीं है, बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया ये आपसे। अब अगली जो चीज है हमारे पास हार्मफुल इंग्रेडिएंट के अंदर, वो क्या है? आयरन पायराइटीज। देखिए ये प्योर आयरन फॉर्म नहीं है, ये आयरन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर।
और जितने भी दुनिया में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक होती है, और जैसी ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगी तो इनका साइज और शेप क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। यानी वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। जब वॉल्यूम के अंदर डिक्रीमेंट होगा तो साइज और शेप के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? और जैसी साइज और शेप के ऊपर इफेक्ट आ गया, आपकी ब्रिक की साइज और शेप की क्या हो जाती है, मेल्टिंग। क्या हो जाती है, मेल्टिंग। बात करते हैं लाइम की। तो इस लाइम की तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, इस लाइम की तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। अगर एक्सेस फॉर्म में हुआ तो क्या दिक्कत आएगी, वॉल्यूम चेंज की। कैसे होता है वॉल्यूम चेंज, क्या मिलाते हैं अपन, CaCO3। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो किस में कन्वर्ट होता है, CaO। अगर पानी मिल गया क्या बना लेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते के साथ ही वॉल्यूम क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। अगर एक्सेस अमाउंट होगा, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा और बड़ी क्वांटिटी के साथ क्या करता है, अपने चेंज करता है। यानी ब्रिक के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, ये सारी बातें अपन करेंगे अब अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।